सवाल दिया है, ए वोल्टेज सोर्स having some internal resistance deliver a 2 ampere current when a 5 ohm load is connected to it. When the load is 10 ohm, then the current becomes a 1.6 ampere. Calculate the power transfer efficiency of the source for a 15 ohm load. देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स VTH है तथा जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वह RTH है। देखिए एक बार 5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, एक बार 10 ओम का वाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, तो उसमें से करंट पहली बार 2 एम्पीयर की, दूसरी बार 1.6 एम्पीयर की फ्लो करती है। तो हम जानते हैं कि करंट आई बराबर होता है वोल्टेज बटा के रेजिस्टेंस, अर्थात VTH बराबर VTH बटा के RTH प्लस RL। इससे हम VTH का मान तथा RTH का मान निकाल लेंगे। फिर सवाल में दिया है कि यदि 15 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है इस सोर्स से तो कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी। तो देखिए यहाँ पे RTH का मान 15 ओम आएगा तथा VTH का मान 40 वोल्ट आएगा तथा RL का मान भी 15 ओम है, चूँकि यहाँ पर RTH का मान RL के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से जो डिलीवर्ड पावर की इफिशियंसी होगी वह 50% होगी, क्योंकि आधा पावर लोड के मतलब लोड को जाएगा और आधा पावर रेजिस्टेंस के एक्रॉस ही खत्म हो जाएगा। सवाल में दिया है, फॉर द लीनियर सर्किट शोन इन द फिगर व्हेन आर इनफाइनाइट V बराबर 20 वोल्ट, व्हेन आर जीरो I बराबर 4 एम्पीयर, व्हेन आर बराबर 5 ओम द करंट इज। देखिए जब R का मान इनफाइनाइट होगा तो जो R होगा वह ओपन सर्किट होगा, और जब ओपन सर्किट होगा तो जो वोल्टेज होता है वही वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज होता है। तो उस समय VOC अथवा VTH का मान 20 वोल्ट होगा तथा जब R का मान 0 होगा, मतलब कि R जब शॉर्ट सर्किट होगा तब जो होगा उस समय जो करंट उस सर्किट में फ्लो कर रही होगी वही करंट ITH अथवा शॉर्ट सर्किट ISC करंट होगी, जिसका मान 4 एम्पीयर है। तब देखिए यहाँ से हो जाएगा RTH का मान VOC बटे के ISC अथवा VTH बटा के ITH। तो यहाँ से RTH का मान हो जाएगा 20 बटा के 4 बोले तो 5 ओम हो जाएगा RTH का मान। अब देखिए जब जब लोड का मान RL का मान 5 ओम लगाया जाता है तो देखिए यहाँ पे RTH का मान तथा लोड का रेजिस्टेंस दोनों का मान समान है, तो उसमें करंट 20 VTH बटा के RL प्लस RTH हो जाएगा, यानी 20 बटा के 10 बोले तो 2 एम्पीयर आ जाएगा। सवाल दिया है कि द फॉल्ट ऑन पावर सिस्टम आर एनालाइज इजली बाय मेकिंग यूज ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, मतलब थेवेनिन थ्योरम का ही उपयोग करके पावर सिस्टम के दोष को विश्लेषण किया जाता है। देखिए हम जानते हैं कि पावर सिस्टम में दो तरह के फॉल्ट होते हैं, एक तो सिमेट्रिकल फॉल्ट, दूसरा एसिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट में ट्रिपल एल फॉल्ट तथा ट्रिपल एल जी फॉल्ट आता है, तो उसमें फॉल्ट करंट IF का मान होता है EG बटा के जेड इक्वलेंट, जिसे दिया है द सिमेट्रिकल फॉल्ट इज ए फॉल्ट वेयर ऑल phases are affected so that the system remain balanced. Balanced three-phase fault may be analyzed using an equivalent single-phase circuit known as Thevenin's circuit. Thevenin's theorem states that any linear circuit containing several voltages and resistances can be replaced by use one single voltage in series with a single resistance connected across the load. Unsymmetrical fault. An unsymmetrical fault is defined as a fault that affects one or two phases of a three-phase system. Hence, the system becomes unbalanced. With a symmetrical three-phase fault, the
use of symmetrical component help to reduce the complexity of the calculation as transmission lines and component are by large, although the fault may be asymmetrical। देखिए जिसमें यहाँ पे जेड इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट के अनुसार निकालते हैं। जो देखिए थेवेनिन्स पीपीएस नेटवर्क, थेवेनिन्स एनपीएस नेटवर्क, थेवेनिन्स जेडपीएस नेटवर्क। देखिए यहाँ पे थेवेनिन्स पॉजिटिव नेटवर्क, देखिए थेवेनिन्स नेगेटिव नेटवर्क है। देखिए पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, ये देखिए नेगेटिव फेज सीक्वेंस, ये देखिए जीरो फेज सीक्वेंस नेटवर्क। यह 3 नेटवर्क हैं। दूसरा तरीका होता है निकालने का लोड फ्लो एनालिसिस। इस लोड फ्लो एनालिसिस में एडमिटेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए थेवेनिन तरीका के अलावा लोड फ्लो एनालिसिस तरीके में एडमिटेंस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। और देखिए फॉल्ट एनालिसिस जो तीसरा तरीका होता है उसमें इम्पीडेंस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले लोड के क्रॉस ओपन सर्किट करना पड़ता है। दूसरा प्रोसेस रिप्लेस ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस कर दिया जाता है। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य होता है, इसीलिए उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, तथा आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसीलिए उसको ओपन सर्किट कर दिया जाता है। इसीलिए इसका आंसर दूसरा होगा, इट इज द रेजिस्टेंस सीन एट द एक्सटर्नल टर्मिनल ऑफ ए नेटवर्क आफ्टर इट इंडिपेंडेंट सोर्स हैव बीन सेट टू जीरो। तीसरा पॉइंट क्या है, वी डू नॉट डिस्टर्ब डिपेंडेंट सोर्स, मतलब हम डिपेंडेंट सोर्स को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। सवाल पूछा है दर्शाए गए परिपथ में R2 को भार प्रतिरोध माना जाता है तब थेवेनिन समतुल्य वोल्टता एवं प्रतिरोध होंगे। तो देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर R2 लोड के अक्रॉस पूछा है, तो R2 को ओपन कर देंगे तथा इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे। और देखिए जो वोल्टेज है उसे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कि R बराबर 0 शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। अब देखिए VTH निकालने के लिए पुनः जो R2 है उसके अक्रॉस एक वोल्टेज VTH मान लेंगे, उसका मान निकाल देंगे तो आ जाएगा VTH का मान। तो देखिए यहाँ पे जब RTH का मान निकालेंगे तो जो 7 वोल्ट का बैटरी है बीच में लगी हुई है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, मतलब कि हम इसे यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि VTH का मान जो होगा वो, यानी जब RTH का मान निकाल लेंगे तो 7 वोल्ट का जो बैटरी है उसको शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से सीधा सीधा जो है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, अतः यहाँ पे जो R का मान शून्य होगा तथा VTH का मान निकालेंगे तो देखिए VTH के पैरेलल में 7 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, अतः यहाँ पे VTH का मान 7 वोल्ट हो जाएगा। मिलमैन थ्योरम यह कहती है कि कोई वोल्टेज सोर्स हो और उसके पैरेलल में कोई इम्पीडेंस लगा हो तथा इस प्रकार के जो नेटवर्क हैं वह बहुत सारे समांतर में जुड़े होते हैं, तब जाके इनका एक ठो इक्विवेलेंट वोल्टेज तथा एक ठो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो कि सीरीज में लगा हुआ निकलता है। देखिए
यदि मान लीजिए कि दो मतलब सीरीज ब्रांचों के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो यह मिलमैन थ्योरम काम नहीं करेगी। मतलब इसका आंसर होगा मिलमैन्स थ्योरम एप्लीकेबल इफ द सर्किट हैज नो रेजिस्टेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट सोर्स। मतलब कि इंडिपेंडेंट सोर्स के बीच में यदि कोई रेजिस्टेंस न हो अथवा डिपेंडेंट सोर्स न हो तभी मिलमैन्स थ्योरम काम करेगी। देखिए मिलमैन्स थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए इक्विवेलेंट वोल्टेज ई निकालने के लिए E1 गुणे के 1/Z1 प्लस E2 गुणे के 1/Z2 प्लस डॉट डॉट EN गुणे के 1/Zn इन सब के बटा में 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z डॉट डॉट n। अब देखिए इक्विवेलेंट इम्पीडेंस Z निकालने का तरीका 1/Z बराबर 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Zn। देखिए अब तो हम पढ़े हैं मिलमैन्स का इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने का तरीका। आप देखिए मिलमैन्स थ्योरम के द्वारा हम लोग इक्विवेलेंट करंट सोर्स भी निकालते हैं। इसका देखिए फार्मूला मिलमैन्स करंट थ्योरम यह कहती है कि देखिए एक ठो करंट सोर्स होना चाहिए तथा उसके समांतर एक ठो इम्पीडेंस होना चाहिए और ऐसे ब्लॉक बहुत सारे सीरीज में जब जुड़े हों तो वहाँ पे एक ठो इक्विवेलेंट करंट सोर्स तथा उसके पैरेलल एक ठो इम्पीडेंस बना सकते हैं। इस जो पैरेलल करंट सोर्स होता है उसे इक्विवेलेंट करंट सोर्स तथा जो समांतर में जेड होता है उसे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बोलते हैं। देखिए अब देखिए यदि इक्विवेलेंट करंट सोर्स का मान निकालें तो I बराबर हो जाएगा I1Z1 प्लस I2Z2 प्लस I3Z3 प्लस डॉट डॉट INZN इन सबके बटा में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट डॉट ZN तथा Z इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डॉट डॉट ZN। मतलब कि मिलमैन प्रमेय का प्रयोग इक्विवेलेंट वोल्टेज अथवा इक्विवेलेंट करंट सोर्स ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। सवाल है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर्स व्हेन लोड R is equal to the R of network looking back at it from load terminals with all sources being replaced by their respective internal resistance। मतलब कि लोड के एक क्रॉस लोड रेजिस्टेंस के एक क्रॉस यदि जब देखते हैं तो जब लोड रेजिस्टेंस का मान उस सोर्स के रेजिस्टेंस के समान हो जाता है तो उस स्थिति में पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होती है। सवाल दिया है ए सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड हैज ए सोर्स इम्पीडेंस कंसिस्टिंग ऑफ 1 ओम रजिस्टर in series with 1 Henry inductance, the load that will obtain the maximum power transfer is। देखिए एक सोर्स दिया है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा का मान दिया है 1 रेडियन पर सेकेंड तथा जो सीरीज में एक ठो इम्पीडेंस लगा हुआ है जिसमें एक ठो रजिस्टर तथा 1 हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस का मान 1 ओम तथा जो इंडक्टर लगा है उसका मान 1 हेनरी है। और देखिए अब देखिए इनके सीरीज में एक ठो लोड लगा हुआ है और देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यह कहता है कि देखिए यदि लोड का इम्पीडेंस वेरिएबल है तो यह सोर्स के इम्पीडेंस के
कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। लोड का इम्पीडेंस सोर्स के इम्पीडेंस के कॉन्जुगेट के बराबर होगा तो उस अवस्था में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। मतलब कि यहाँ से जेडीएल का मान जेडीएस के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए जेडीएस का मान निकालेंगे तो देखिए सोर्स का इम्पीडेंस होता है आर प्लस जे ओमेगा एल। चूंकि ओमेगा का मान दिया है 1 तथा एल का मान भी 1 दिया है, आर का मान भी 1 दिया है, तो जेडीएस का मान हो जाएगा 1 प्लस जे इंटू 1। देखिए तो यहाँ से जेडीएल का मान हो जाएगा जेडीएस का कॉन्जुगेट बोले तो देखिए यहाँ पे जो जेडीएस में प्लस था जे, यहाँ पर माइनस जे हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस जे इंटू 1। तो यहाँ से आर का मान 1 होगा तथा देखिए यहाँ पे एक्ससी का मान माइनस 1, एक्ससी का मान भी 1 होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो यहाँ कैपेसिटेंस होगा, यानी कि 1/ओमेगा सी बराबर 1। तो यहाँ से देखिए जो कैपेसिटेंस सी होगा इसका मान 1 फैराड होगा। मतलब कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए 1 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ 1 फैराड कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तभी लागू होती है जब लोड लोड वेरिएबल नेचर का हो, परंतु यहाँ पे वेरिएबल लोड न होकर फिक्स लोड दिया है 1 ओम का, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं लग सकती। अब देखिए दूसरी बात ध्यान रखें कि जब लोड फिक्स होता है तो उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए जो सोर्स का रेजिस्टेंस आर एस हो है वह लोड के रेजिस्टेंस आर एल से जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस आर का मान सबसे छोटा यानी 0 ओम होना चाहिए। जब 0 ओम होगा तब जाकर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। सवाल दिया इफ आर जी इन द सर्किट शोन इन फिगर 1 ohm is variable between 20 ohm and 80 ohm, then maximum power transferred to the load RL will be। देखिए यहाँ पर जो लोड दिया है RL का मान वो 60 ओम दिया गया है जो कि फिक्स है, तथा सोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम से लगाई 80 ओम के बीच में है। तो देखिए हम आगे पढ़े हैं कि जब लोड फिक्स हो तो उस समय सोर्स का रेजिस्टेंस यानी आर एस का मान जितना हो सके उतना मिनिमम होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे यस आर एस का मान 20 ओम लेंगे। अब देखिए आर एस का मान 20 ओम लेकर करंट निकालेंगे और करंट निकालने के बाद फिर पावर निकालेंगे। तो यहाँ से करंट आई बराबर हो जाएगा 40/20 प्लस 60, बोले तो 0.5 एम्पियर। तब देखिए अब आर एल के क्रॉस पावर बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर एल, यानी 0.5 का होल स्क्वायर गुणे के 60, बोले तो 15 वाट आ जाएगा आंसर। सवाल दिया है एट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन द पावर ट्रांसफर्ड टू द लोड इज 70 वाट, व्हाट इज द टोटल पावर इन वाट जनरेटेड बाय द लोड जनरेटेड बाय द वोल्टेज सोर्स। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अनुसार इफिशियंसी बराबर होता है आउटपुट पावर बटा के सोर्स पावर, पीओ बटा के पीएस। यहाँ पे इफिशियंसी हम जानते हैं 50% बोले तो 0.5 होता है दशमलव में। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट पावर 70 वाट है तो 70 बटा के पीएस
बराबर 0.5, यानी कि PS बराबर हो जाएगा 140 वाट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रयोग जब AC सोर्स के लिए यूज करते हैं तब 3 केस बनता है। देखिए पहला उसमें से, जब सोर्स का इम्पीडेंस दिया हो तथा उसके लोड में पूरा का पूरा इम्पीडेंस वेरिएबल हो, जैसे कि पहला फिगर में दिखाया गया है। मतलब कि यहाँ या तो JDL वेरिएबल है, या तो दोनों RL और XL दोनों वेरिएबल है। तो इस पहले कंडीशन के अनुसार ZL का मान ZS के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। मतलब कि यदि ZL का मान RS माइनस JXS है तो ZL का मान RS प्लस JXS होना चाहिए। अब देखिए, जब सोर्स का इम्पीडेंस, अब दूसरा कंडीशन तब होता है कि जब लोड का केवल रजिस्टेंस RL वेरिएबल हो, जबकि बात करें JXL का वह फिक्स हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे JXL दूसरे नंबर में JXL फिक्स है, JXS फिक्स है तथा RS भी फिक्स है, सिर्फ जो RL है वह वेरिएबल है। तो देखिए उस अवस्था में जो JXL है उसको RS ZS है उसी के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो उस अवस्था में केवल जो RL का मान वह जो सोर्स का इम्पीडेंस है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, यानी RL बराबर करड़ी में RS का स्क्वायर प्लस कोष्टक में XS प्लस XL का होल स्क्वायर। अब देखिए तीसरी अवस्था तब होती है जब RL फिक्स हो, केवल JXL वेरिएबल हो। मतलब कि लोड का रिएक्टेंस सिर्फ वेरिएबल हो। देखिए इस स्थिति में XL का मान जो सोर्स का रिएक्टेंस है उसके नेगेटिव मान के बराबर होने चाहिए, यानी XL बराबर माइनस XS। देखिए इस तीसरी अवस्था में फाइनल लोड इम्पीडेंस का मान हो जाएगा RL प्लस JXL बराबर RL माइनस JXS। तो यहाँ पे सवाल दिया है, ए नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज ए source impedance ZS with a resistive load, then at what value of load resistance the maximum power is transferred to the load। तो हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ZS। सवाल यह है, फ्रॉम द साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स VS ऑफ इम्पीडेंस ZS बराबर RS प्लस JXS, power is drawn by a load ZL बराबर RL plus JXL। The condition for maximum power in ZL is given in list 2 for the constraints shown in list second। First, match list first with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। XS बराबर 0, तब ZL बराबर RS तथा XL बराबर 0, तब ZL का स्क्वायर बराबर RS का स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर। यदि RL फिक्स्ड तब ZL बराबर RL माइनस JXS। यदि XL फिक्स्ड हो तब ZL बराबर कोष्टक में RS का स्क्वायर प्लस कोष्टक में XS प्लस XL का होल स्क्वायर कोष्टक बंद की पावर 1/2 प्लस JXL।
इसीलिए इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं किया जाता है। इसका यूज हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एफिशिएंसी बहुत कम, लगभग 25% 30% मिलती है। Substitution theorem is applicable to both linear and non-linear circuit. सब्स्टिट्यूशन थ्योरम यह कहती है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस आप वोल्टेज सोर्स भी लगा सकते हो तथा करंट सोर्स भी लगा सकते हो, लेकिन उनकी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है उसी के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि हम रेजिस्टेंस आर के क्रॉस जो है भी लगा सकते हैं वोल्टेज, लेकिन इस भी का मान, इसकी वैल्यू आर इंटू आई के बराबर होनी चाहिए। तथा देखिए इसके क्रॉस करंट सोर्स भी लगा सकते हैं, बट ध्यान दें इस करंट का मान आई के बराबर ही होना चाहिए, जैसा कि पहली सर्किट में दिखाया गया है। मतलब एनी ब्रांच ऑफ डीसी बाइलेटरल नेटवर्क कैन बी substitute by a combination of various circuit elements provided current voltage remains same across the branch. Note: substitution theorem can be applied for both linear and non-linear circuit. तो इसका सही कथन हो जाएगा the initial condition of the rest of the circuit remains same if a network element is replaced by a voltage source having an equal voltage as the voltage across the element at every instant of time. Which theorem is applicable to any structure that is made up of any two terminal elements and is not constraint for linearity? कौन सा प्रमेय किसी भी संरचना पर लागू होता है जो कि दो टर्मिनल तत्वों से बना होता है और रैखिकता के लिए बाध्य नहीं होता है? तो टेलेजन थ्योरम होता है। टेलेजन थ्योरम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। टेलेजन प्रमेय के अनुसार समेशन ऑफ टोटल पावर इन द सर्किट इक्वल टू 0, मतलब कि समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड बराबर समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड, मतलब दी गई शक्ति बराबर ली गई शक्ति। Which of the following is essential for the reciprocity theorem to be applicable? तो देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाने के लिए लीनियर होना चाहिए, दूसरा बायलेटरल होना चाहिए, तीसरा इसका कोई भी इनिशियल हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। मतलब कि इंडक्टर में मैग्नेटिक सर्किट नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, तथा कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होना चाहिए।